आज बात करते हैं इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक, रोमन एम्पायर की। लेकिन उनकी तलवारों या उनकी इमारतों की नहीं, बल्कि उनके पैसों की। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सा इंजन था, वो कौन सी तरकीब थी जिससे रोम की विशाल सेना चलती रहती थी। पैसा आता कहां से था? तो चलिए इस एक लाइन से शुरुआत करते हैं जो शायद सब कुछ बदल दे, कि रोम ने अपना साम्राज्य सिर्फ हिम्मत के दम पर नहीं बल्कि कर्ज पर बनाया था। सोचिए जरा, इसका मतलब ये है कि रोम की जो अजय दिखने वाली वॉर मशीन थी, वो असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही महंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर टिकी थी। तो फिर सवाल उठता है ना, कि रोम ने सदियों तक चलने वाली अपनी जीतों को फाइनेंस कैसे किया? मतलब आखिर ये पैसा आया कहां से? हम एक ऐसे सिस्टम को देखने वाले हैं जहां लगातार फैलना, लगातार जीतना कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि एक आर्थिक जरूरत, एक मजबूरी बन गई। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। देखिए, रोम की जो ताकतवर सेनाएं थीं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन थी, और इस चेन को चलाने के लिए लगातार बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये सिस्टम बदला कैसे। शुरू में तो सब सिंपल था, एक नागरिक सेना थी, सैनिक अपने हथियार खुद लाते थे। लेकिन जैसे जैसे लड़ाइयाँ लंबी और दूर दराज होती गई, रोम को एक प्रोफेशनल आर्मी की जरूरत पड़ी, और ये प्रोफेशनल आर्मी अपने ही अमीर तबके से लिए गए भारी भरकम उधार पर चलती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। बहुत जल्द रोम ने युद्ध को ही एक फायदे का सौदा बना लिया, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो खुद ही चलता रहता था। और ये देखिए, ये था वो चक्र। ये लूप बड़ा कमाल का था। हर एक जीत अगली जीत का पैसा तैयार करती थी। मतलब जंग लड़ो, नए इलाके जीतो, और फिर वहां से टैक्स, गुलाम और खजाना इकट्ठा करो, और फिर उसी पैसे से अगली जंग की तैयारी करो। ये एक ऐसा लूप बन गया था जिसने लगातार फैलते रहने को एक आर्थिक मजबूरी बना दिया था। तो सवाल है, ये सब मैनेज कौन कर रहा था? यहाँ एंट्री होती है पब्लिकानी की। ये लोग कौन थे? ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे। टैक्स वसूलने से लेकर सेना के लिए सामान जुटाने तक सब यही संभालते थे। आप इन्हें एक तरह से उस जमाने का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स समझ सकते हैं। इन्होंने युद्ध को प्राइवेट फायदे का सौदा बनाकर बेहिसाब दौलत कमाई। लेकिन क्या होता है जब ये एक्सपेंशन, ये फैलाव रुक जाता है, जब जीतना मुश्किल हो जाता है और खजाना खाली होने लगता है? चलिए अब देखते हैं कि इस सिस्टम का नतीजा क्या हुआ। तो यहाँ पर स्टेट ने एक तरकीब निकाली। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू ही कम करनी शुरू कर दी। मतलब अपने चांदी के सिक्कों में सस्ती धातुएं मिलाने लगे। और ये सब शुरू हुआ था सम्राट नीरो के दौर में। देखिए, नीरो के जमाने में जो डिनेरियस सिक्का था, वो उनका मेन चांदी का सिक्का था, और तब भी ये काफी भरोसेमंद था। इसमें करीब करीब 90% शुद्ध चांदी हुआ करती थी। और अब जरा ये देखिए, 2 सदियां आगे बढ़ते हैं और उसी सिक्के में 5% से भी कम चांदी बची थी। ये एक तरह से बहुत बड़ा धोखा था। नतीजा, बेतहाशा महंगाई और लोगों का पैसे पर से भरोसा पूरी तरह खत्म। और हाँ, इस पैसे के संकट का असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ। जो अमीर तबका था, जो इलीट क्लास थी, उन्होंने अपनी दौलत को जमीन और गुलामों में इन्वेस्ट करके बचा लिया। उन्हें तो टैक्स में भी छूट मिल गई। लेकिन आम आदमी का क्या? उन्हें इन्हीं बेकार हो चुके सिक्कों में पेमेंट मिलती थी, और वो कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे थे। सारा का सारा फाइनेंशियल बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया था। अब यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इतिहास कभी खुद को बिल्कुल वैसे ही नहीं दोहराता, लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, इसका डीएनए परेशान करने वाली हद तक एक जैसा है। तो चलिए पहली समानता देखते हैं। रोम ने जंग लड़ने के लिए अपने अमीर लोगों से भारी कर्ज लिया, और आज की सरकारें भी अपने खर्चों के लिए, जिसमें मिलिट्री खर्च भी शामिल है, भारी घाटे में चलती हैं, और ये सब उधार के पैसे से ही फाइनेंस होता है। अब दूसरी तुलना देखिए, रोम ने अपनी जेब भरने के लिए चांदी के सिक्कों में मिलावट की, उनकी वैल्यू गिराई, और आज सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसी पॉलिसी अपनाते हैं। मतलब सिस्टम में और ज्यादा पैसा डालते हैं। कई लोग इसे कर्ज को मैनेज करने के लिए करेंसी की वैल्यू गिराने का एक मॉडर्न तरीका ही मानते हैं।
और आखिर में ये सवाल कि फायदा किसे होता है। रोम में वो पब्लिकानी थे जो जंग के कॉन्ट्रैक्ट से अमीर हो रहे थे, और आज हमारे पास मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्री है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार के पैसे से चलने वाली लड़ाइयों और संकटों से जबरदस्त मुनाफा कमाती हैं। इसको एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। सोर्स अफगानिस्तान की जंग की तरफ इशारा करता है। लागत $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा, और ये लगभग पूरा का पूरा पैसा कर्ज से आया था। तो सवाल फिर वही है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स किसे मिले और उस कर्ज का बोझ आखिर कौन उठा रहा है। तो मतलब ये है कि ये सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं है, ये एक तरह से हमारे अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स में छिपी हुई चेतावनियां हैं। रोम से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि लगातार फैलने पर बनी एक इकोनॉमी आखिरकार एक दीवार से जा टकराती है, और जब वो बाहर की तरफ नहीं फैल पाती तो वो सिस्टम अंदर की तरफ मुड़ जाता है और टैक्स और महंगाई के जरिए अपने ही लोगों को निचोड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? सोस एक सोच में बदलाव का सुझाव देता है। सिर्फ हेडलाइंस पर मत जाइए, फाइनेंशियल हिस्ट्री को समझिए, बाजार के शोर शराबे के बजाय सिस्टम में जो तनाव है उसके संकेतों को देखिए, और सबसे जरूरी सवाल पूछिए, इस कंफ्यूजन से, इस उलझन से फायदा किसे हो रहा है। और हम इस विश्लेषण को सोर्स की सबसे दमदार लाइन के साथ खत्म करेंगे। वो ये है कि साम्राज्य तब नहीं गिरते जब दुश्मन दरवाजे तोड़ देता है, वो तब गिरते हैं जब उनका फाइनेंशियल हिसाब किताब बिगड़ जाता है और किसी में उसे ठीक करने की हिम्मत नहीं बचती। ये एक ऐसी बात है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है।